वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इनफर्टिलिटी। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनएबिलिटी टू कंसीव, किसी कपल का कंसीव ना कर पाना आफ्टर 12 मंथ ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स with average frequency of 2 to 3 times per week without use of any form of birth control। यानी वो किसी बर्थ कंट्रोल को यूज किए बगैर जो है वो दिन एक हफ्ते में 2 से 3 दफा जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे 12 महीनों तक साथ रहने के बावजूद, तो उसको हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। टाइप्स इसकी दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी मतलब कि जो एक दफा भी इन्होंने कंसीव ना किया हो, एक दफा भी वो प्रेग्नेंट ना हुई हो फीमेल। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं कि वुमेन पहले प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद उसके बच्चे नहीं हुए हो, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। कंसेप्शन एंड फर्टिलिटी, द चांसेस ऑफ कंसीविंग इन एनी गिवन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस देन 20%। मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ना कंसीव करने के चांसेस जो होते हैं वो 20% से कम होते हैं। जो मेन इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी, किसी फीमेल के प्रेग्नेंट होने के, वो ओवुलेशन होना उसमें प्रॉपर जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होना और इम्प्लांटेशन होना। अगर कोई भी इन इवेंट्स के साथ प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओवल्यूट, अगर वो मतलब अगर अपना ओवम रिलीज करेगी तो ही स्पर्म आके उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली मतलब नहीं हो रही, यहाँ पे ट्यूब्स का प्रॉब्लम है या जो भी मसला है, और अगर उसके बाद इम्प्लांटेशन में यूट्रस जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं होने दे रहा, तो इन सब इन तीन इवेंट्स की वजह से इनफर्टिलिटी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी मैटर करती है। अगर इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है 1 टाइम्स पर वीक है, हफ्ते में सिर्फ एक दफा अगर वो कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उनके 17% जो है विद इन 6 मंथ के वो प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन अगर वो 3 टाइम करते हैं तो विद इन 6 मंथ 50% चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी होने के। Factors affecting fertility, timing of intercourse. Intercourse just before ovulation maximize the chances of pregnancy. ओवुलेशन के जो है 14 डेज होता है, अगर 28 डेज का साइकिल है, अगर वो 14 और 15 डे पे अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तब एग में रिलीज होने स्पर्म का आना इतना मैटर नहीं करता जितना एग का बॉडी में होना भी मैटर करता है। तो ओवुलेशन का वो टाइम होगा जब वो वहां से एग भी होगा और फिर अगर स्पर्म आएगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म जो है वो सर्वाइव कर जाता है 5 डेज तक फीमेल बॉडी में, लेकिन ओवम की जो एक्सपेंडेंसी होती है वो 1 से 2 डेज होते हैं। अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो वो डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाती है। स्पर्म जो है उस टाइम में अवेलेबल होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बहुत जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी, जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या दूसरे इन्फेक्शंस, तो वो देख लेते हैं फीमेल में कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं और मेल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले गोनोरिया और क्लेमाइडिया जो है ये वुमेन में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, और जो कि मेजर कॉज है ट्यूबल इनफर्टिलिटी का। और इसके अलावा ये सर्वासाइटिस भी कॉज कर देती है। मेन के अंदर यूरेथ्राइटिस कॉज करते हैं गोनोरिया और क्लेमाइडिया, एपिडिडमाइटिस कॉज करते हैं और एसेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर बचपन में या फिर किसी भी लाइफ के टाइम में मर्दों को मम्स हो तो उसकी वजह से उनके ऑर्काइटिस हो जाता है, और ये सेकेंडरी टेस्टिकुलर एट्रोफी कॉज कर देता है। दूसरे इन्फेक्शन जो अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को वो टीबी है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, मलेरिया है, शिजोस्टोमियासिस है और लेप्रोसी है। ठीक है, सो ये दूसरे इन्फेक्शन है, लेकिन मेन जो है ये गोनोरिया क्लेमाइडिया है, और मेल में मम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एज ऑफ वुमेन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इन्फेक्शंस के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज हमें देखनी होती है एज। अगर वुमेन की एज ज्यादा है 40% है तो उसकी फर्टिलिटी 15% कम हो जाएगी, और 15% जो है और साथ में मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और मेल की एज भी इसी तरह होती है, क्योंकि जो है जब मेल की एज 40 से अबव हो जाती है तो उनमें सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जाहिर है जब सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होगी, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं करेंगे तो फिर फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगा। इसकी तो वजह से न्यूट्रिशन भी है, एक वुमेन के अंदर वेट 10 to 15% बिलो नॉर्मल हो वेट, या फिर ओबेसिटी भी है, तो वो भी इफेक्ट करती है एवोल्यूशन को और फर्टिलिटी रिड्यूस होगी।
बीएमआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीएमआई कम होगा तो भी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा होगा तभी प्रॉब्लम होगी। दूसरे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है वो है टॉक्सिक एजेंट्स, जैसे कि लेड, टॉक्सिक फ्यूम्स एंड पेस्टिसाइड्स, या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल। ऑल दिस फैक्टर्स जो है, ये सारे फैक्टर्स वुमेन में क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्शंस के को कम करते हैं और फीटल वेस्टेज का चांसेस बढ़ा देते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मेन के अंदर सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है और स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, विच कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी, फीमेल एंड मेल फैक्टर्स, इनफर्टिलिटी में दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा ही समझा जाता है कि अगर किसी के कपल के यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो इसमें मसला सिर्फ औरत का है। ऐसा नहीं है, फीमेल और मेल दोनों फैक्टर्स 30 to 40% दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इनफर्टिलिटी में। हाँ, और 20% दो का कम्बिनेशन होता है। लेकिन ऐसा होता है कि 30% जो है फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, और 30% ही मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, और 20% ऐसा होता है कि दोनों का कम्बिनेशन इन्वॉल्व हो। वो आगे हम देखेंगे दोनों का कम्बिनेशन से क्या मुराद है, और इवेल्युएट करना पड़ता है दोनों पार्टनर्स को। अगर आप फीमेल नॉर्मल है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उसको उनको कहें कि अब आप इंतजार करें। उस टाइम में हमें मेल को भी चेक करना है कि मेल की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होती है फीमेल फर्टिलिटी के, मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए हमें फीमेल को फर्टाइल होने के लिए। उसकी वजाइना जो है वो इतनी काबिल हो सके, मतलब उसकी पीएच जो है वो इस ठीक होनी चाहिए, ताकि वो स्पर्म्स को रिसीव कर सके। इसके अलावा उसके अंदर नॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस होना चाहिए, ताकि वो स्पर्म जो है वो इजीली जो है अंदर स्पर्म ट्रांसपोर्ट कर सके, मतलब वहां से मूव कर सके। इसके अलावा उसका साइकिल जो है, ओव्यूलेटरी साइकिल्स वो भी प्रॉपर होना चाहिए। फिलोपियन ट्यूब्स उसकी पेटेंट होनी चाहिए, ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए, उधर स्कारिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। यूट्रस जो है वो इतना काबिल, मतलब काबिल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सके, और उसका फिर उसके बाद हार्मोनल स्टेटस भी इनफ होना चाहिए कि वो मेंटेन कर सके प्रेगनेंसी को, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है फीमेल के लिए जरूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए। इसके अलावा और भी है कि हमारे पास जो है सेक्सुअल डिजायर उसको होनी चाहिए एडिक्वेट, और सेक्सुअल फंक्शन प्रॉपरली हो उसका। उसके अंदर इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स होने चाहिए कि वो नॉर्मल होने चाहिए, कि वो स्पर्म को एकोमोडेट कर सकें। इसके अलावा न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस भी उसका ठीक होना चाहिए, और प्लेसेंटा को ताकि न्यूट्रिशन मिलनी होती है बाद में, और ऑक्सीजनेशन मिलनी होती है। अब रिक्वायरमेंट जो होती है मेल के फर्टाइल होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब उसका स्पर्म काउंट, उसकी स्पर्म की मोटिलिटी और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फंक्शन होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल डक्टल सिस्टम, मेल के अंदर जो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट होने का सिस्टम है, और डक्ट्स जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, टेस्टिकल से लेके पीनस से लेके टेस्टिकल से लेके पीनस तक जो है वो उनका नॉर्मल होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर द मेल फर्टिलिटी कॉन्टिन्यूड यही है कि एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके स्पर्म को वजाइना के अंदर, यानी उसके अंदर प्रॉपर सेक्सुअल, एक उसको सेक्सुअल डिजायर होनी चाहिए, उसकी इरेक्शन भी प्रॉपर हो, और इरेक्शन के बाद इजैकुलेशन भी नॉर्मल हो। ठीक है, इसके अलावा प्लेसमेंट ऑफ इजैकुलेट इन द वजाइनल वॉल्व। अब हमारे पास ये तो सारी हमने पढ़ ली कि नॉर्मल ये चीजें फीमेल के लिए जरूरी है और मेल के लिए जरूरी है। अब कॉजेज क्या है, एक फीमेल को पीआईडी हो गया, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसकी वजह से उसकी फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर के एम्पुला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होनी होती है, अगर वो ब्लॉक होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसके अलावा ओवेरियन डिसफंक्शन, अगर ओवेरियंस उसकी ओवरीज प्रॉपरली वर्क नहीं करी तो उसकी वजह से भी जो है एग की प्रोडक्शन नहीं होगी, और हमारे पास वो फीमेल इनफर्टाइल होगी। ये अब कॉजेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर यूट्रस और सर्विक्स के फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूट्रस के अंदर अगर एडिनोमायोसिस हो, कई फाइब्रॉइड्स हो, तो वो भी इम्प्लांट नहीं होने देंगी। और इसके अलावा जो है ल्यूटल फेस डिफेक्ट, अगर ल्यूटियल फेस डिफेक्ट है तो इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होगा और अर्ली मिसकैरेजेस हो जाएंगे। अगर बॉडी के अंदर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हैं तो वो भी स्पर्म्स को किल कर देंगी, तो ये भी इंटर फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये सारे कॉजेज थे फीमेल के अंदर, यानी पीआईडीज, ओवेरियन डिसफंक्शन, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम, ल्यूटियल फेस हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। अब मेल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसी कंडीशन जो कि इफेक्ट करती है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म की इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। और वो कंडीशन जो है जो कि वेरिकोसील है, जिसमें इनलार्जमेंट हो जाती है वेन्स की। प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, जो है टेस्टिकल जो है वो जो अ, अपना जो है प्रॉपरली बना नहीं रही स्पर्म्स। हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं
जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ससरी ग्लैंड्स, अगर उनमें इन्फेक्शन हो या फिर स्पर्म मोटिलिटी जो है वो लो हो इडियोपैथिक यानी अननोन कॉज की वजह से। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी अफेक्टिंग बोथ पार्टनर्स, अब बोथ पार्टनर्स जो है वो 20%, जिसपे हमने पढ़ा था कि दोनों का रोल भी हो सकता है उसमें। साइकोलॉजिकल है कि सेक्सुअल बिहेवियर जो है दोनों में, मतलब जो दोनों पेशेंट जो दोनों जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते। इम्यूनोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे कॉज स्पर्म एग्लूटिनेशन और अननोन कॉज। आपने अब हमारे पास अगर पेशेंट आए हैं तो हमने उसकी सबसे पहले जो करना है उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें सबसे पहले हमने दोनों से हिस्ट्री लेनी है, डिटेल हिस्ट्री लेनी है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है दोनों का। सीमन एनालिसिस करना है, हमने ओवुलेशन को चेक करना है, फ्लोपियन ट्यूब्स की पोटेंसी को देखना है और पोस्ट कोइटल टेस्ट करवाने हैं। स्टिल परफॉर्म एज सम क्लिनिशियंस नॉट फाउंड वैलिड बाय सम स्टडीज, इसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कुछ क्लिनिशियंस जो है फिर भी परफॉर्म करते हैं। फर्टिलिटी इवैल्यूएशन प्रोसीजर, कपल को पहले इन्फॉर्म कर दें अबाउट डिफरेंट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी कि ये कॉज हो सकते हैं। टेस्ट को और प्रोसीजर्स को जो चाहिए होंगे डायग्नोस करने के लिए उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाए। और डिफरेंट थेराप्यूटिक जो मतलब जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको, पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है उनको बारे में भी इन्फॉर्म किया जाए। कपल को साथ में भी इंटरव्यू किया जाए, अलग अलग भी इंटरव्यू किया जाए ताकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है मालूम की जा सके। फर्टिलिटी इवैल्यूएशन जर्नल एंड सेक्सुअल हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। जर्नल हिस्ट्री में मेल और फीमेल दोनों का ऑक्यूपेशन मालूम करेंगे, बैकग्राउंड उनमें से टोबैको की हिस्ट्री, अल्कोहल या ड्रग की हिस्ट्री मालूम करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फीमेल के केस में अब्डोमिनल सर्जरीज का मालूम करेंगे कि कोई उसको फीमेल पहले कोई सर्जरी हुई हो या कोई अर्ली डिजीज या इन्फेक्शन, दोनों के केस में पूछेंगे इन्फेक्शन हो। सेक्सुअल हिस्ट्री पूछेंगे, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस और डिसफंक्शन सच एज वेजिनिसमेसिस, डिस्पेरोनिया एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी फीमेल से हम पूछेंगे कि पेन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर जो है मेल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हिस्ट्री पूछेंगे। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का हम भी अंदाजा लगाएंगे। फीमेल से हम उसकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री पूछेंगे क्योंकि उसमें फीमेल का भी इंपॉर्टेंट रोल है उसकी रिप्रोडक्टिव रोल का। अ, उसके बाद है गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि उसके पहले कितने के बच्चे हो सके, बच्चे हुए या नहीं हुए, उसकी मेनार्की की एज क्या थी, उसको फर्स्ट टाइम पीरियड कब आए, मेंस्ट्रुअल पीरियड की ड्यूरेशन और इंटरवल कितना होता है, क्योंकि फिर हम उसके बाद हम उसको ओवुलेटरी डे के बारे में गाइड कर सकेंगे। पहले उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए या नहीं, और वो पहले कब से फर्टिलिटी की तरफ मतलब कब से वो कंसीव करना चाह रहे हैं, और अगर उन्हें कब से मालूम हुआ कि वो इनफर्टाइल है और उसके लिए वो कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, उसका बारे में भी हमें मालूम होना जरूरी है। एग्जामिनेशन करेंगे, फर्टिलिटी इवैल्यूएशन जर्नल एंड गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, विजुअल इवैल्यूएशन एंड पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर वुमेन एंड विजुअल एग्जामिनेशन एंड पिनाइल एग्जाम फॉर मेन टू रूल आउट। हम इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए वुमेन के पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, हमें पता लगे कि क्या कोई एंडोक्राइनोपैथी है, कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं है, यूट्राइन जो है उसमें अंदर हाइपोप्लेसिया तो नहीं है, सर्वाइकल लीजन्स तो नहीं है, या फिर डिस्पेरोनिया तो नहीं है। और इधर इवैल्यूएशन करेंगे हाइपोगोनाडिज्म, ट्यूमर्स को मालूम करने के लिए, एपिडेडाइमल सिस्ट को मालूम करने के लिए, क्रिप्टोकाइडिज्म को, हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मालूम करने के लिए, ये चीजें हम उनका एग्जामिनेशन करेंगे। Fertility evaluation of the female partner, evidence of ovulation. Ovulation can be established based on urine test। हम उसके यूरिन टेस्ट के मुताबिक जो है ओवुलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे कि यूरिन टेस्ट में हमने एलएच का लेवल जो है मालूम करना है, ये टू डिटेक्ट इफ एंड व्हेन ओवुलेशन अकर के ओवुलेशन होती कब है ये मालूम करने के लिए। इसके अलावा उसको बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट देंगे, वो हर मॉर्निंग अपना टेम्परेचर मेजर करेगी बिफोर वुमेन गेट्स आउट ऑफ द बेड। एलिवेशन इन टेम्परेचर इंडिकेट्स, क्योंकि जिस दिन एवोल्यूशन होनी होती है उस दिन थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होता है, तो वो उस चार्ट पे अपने टेम्परेचर मेंशन करेगी। फर्टिलिटी एवोल्यूशन ऑफ फीमेल पार्ट, एविडेंस ऑफ ओवुलेशन कंटिन्यूड, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट चेक करेंगे। प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड इज मेजर्ड ऑन डे 21 और 22 ऑफ 28 डे साइकिल। अगर 28 दिन का साइकिल है तो 28 फर्स्ट डे को और 22 डेज को हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक करेंगे ब्लड के अंदर। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे डन ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन से पहले ये कराएंगे इसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी, डिटेक्ट करेंगे कि अगर एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कंसिस्टेंट विद ओवुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, फर्टिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ फीमेल पार्टनर। अदर टेस्ट जो करवाएंगे वो है फीमेल में हम
हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम करा सकते हैं ताकि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है ये या नहीं ये मालूम करने के लिए। लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं फॉर पेल्विक डिजीजेज जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस एंड चेक पोटेंशियल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और हिस्टेरोस्कोपी करवा सकते हैं ताकि हम पॉलिप्स को या फिब्रॉइड्स जो यूट्रस के अंदर पड़े हुए हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे उसको मालूम कर सकें। ये सारे अभी हम टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करवाएंगे जिसमें हम एलएच को चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे फॉर मंथ, प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट चेक करवाएंगे फॉर 28 डेज पे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम कराएंगे, लेप्रोस्कोपी कराएंगे, हिस्टेरोस्कोपी करवाएंगे ताकि हम इवेलुएट कर सके कि कौन सा ऐसा मसला है। मेल के अंदर जो है वो सीमन एनालिसिस को मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनमें टेस्ट करवाते हैं हम कि उनका वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट कितने हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, मोर्फोलॉजी कैसी है और प्रेजेंस क्या कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं। तो वॉल्यूम 1.5 सीसी टू 5 सीसी नॉर्मल होता है। स्पर्म काउंट जो होते हैं वो 20 मिलियन पर एमएल से ज्यादा होते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी 60% होती है एंड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन मोर देन 2 ऑन स्केल 1 to 4। मॉर्फोलॉजी जो है वो 60% से ज्यादा होती है नॉर्मल फॉर्म्स में। प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन। जो हम दूसरे टेस्ट करवा सकते हैं वो यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं ताकि हम कोई इन्फेक्शन को रूल आउट कर सकें। एंडोक्राइन टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है एफएसएच और एलएच का मालूम करने के लिए। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का मेल में इसका लेवल मालूम करने के लिए एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज करवा सकते हैं फीमेल के अंदर। लेकिन ये बात का टेस्ट होगा। स्पर्म पेनिट्रेशन इज से टू एस्टैब्लिश एबिलिटी टू ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट एग। इसके अलावा पोस्ट कोइटल टेस्ट जो है ना वो बाद में जो करवाने वाले हैं टू एस्टैब्लिश एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट सर्वाइकल म्यूकस। अब जो ट्रीटमेंट मतलब जो करवा सकते हैं कैसे कैसे फीमेल इनफर्टाइल है तो उसको चेंज ट्रीट किया जा सकता है। अगर उसके अंदर ओवुलेशन के डिसऑर्डर्स हैं यानी उसके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रही तो हम ओवुलेशन इंड्यूस्ड ड्रग्स देंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो है हमें उसके अंदर ओवुलेशन होगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं और जिसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए जो नॉर्मली टैबलेट यूज की जाती है वो क्लोमिफेन सिट्रेट है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी फीमेल के अंदर गोनेडोट्रोपिक प्रॉब्लम है यानी उसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जिसको कहते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा होगा तो वो GnRH को इनहिबिट कर देगा और एफएसएच और एलएच प्रॉपरली रिलीज नहीं होंगे तो जिसकी वजह से हमारे पास इनफर्टिलिटी होगी। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग ड्रग्स देंगे। अगर यूट्राइन के अंदर या ट्यूबल के अंदर एबनॉर्मलिटीज है तो सर्जिकल प्रोसीजर्स करेंगे। सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे यानी यूट्रस के अंदर जो है हम उसको इंसर्ट करेंगे। ये आगे पढ़ेंगे हम। एंडोमेट्रियोसिस है तो सप्रेसिंग हार्मोन्स और सर्जिकल प्रोसीजर्स यानी प्रोजेस्टेरोन जो है उसको इनहिबिट देंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जरिए इसको ट्रीट करेंगे एंडोमेट्रियोसिस को या फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर्स करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो हमने यहाँ पढ़ा। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इसका क्या मतलब है कि फर्टिलिटी प्रोड्यूस प्रोसीजर इन विच वो स्पर्म्स का अगर प्रॉब्लम है, सर्वाइकल म्यूकस में अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करेंगे, स्पर्म को वॉश करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और इंजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली वुमेन के यूट्रस के अंदर। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म इन द फेलोपियन ट्यूब जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म का नंबर इंक्रीज होगा। ये तब रेकमेंड नहीं है अगर पहले ही ट्यूबल ब्लॉकेज हो या फिर एग की क्वालिटी पुअर हो या ओवेरियन फेलियर हो या फिर स्वेयर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो। उन केस में ये फायदेमंद नहीं है। अगर ये सब चीजें नॉर्मल है तो फिर हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे स्पर्म वुमेन के यूट्रस में। ये तब सक्सेसफुल होता है व्हेन कपल विद ड्रग इंड्यूसिंग ओवुलेशन सक्सेस रेट ऑफ 5 to 20% पर साइकिल। और ये तब हमने करना है, पहले हमने इस केस में हमने ओवुलेशन जो है वो ड्रग पेश करवानी है यानी हमने एक ड्रग दी है जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट के जरिए हमने ओवुलेशन इंड्यूस करवाई है। उसके बाद हमने जो है इंजेक्ट करने हैं स्पर्म यूट्रस के अंदर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये नॉन कोइटल मेथड होता है कंसेप्शन का। includes all the fertility treatment in which both egg and sperm are manipulated. Types of ART इसमें assisted reproductive technology के अंदर आ जाता है in vitro fertilization, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer। सबको बारी बारी देखते हैं। ART में पहले सबसे पहले हम देखते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, रिट्राइविंग एग्स एंड स्पर्म फ्रॉम द फीमेल एंड मेल पार्टनर्स। अब फीमेल और मेल से हमने फीमेल से एग ले लें और मेल से हमने स्पर्म्स ले लेने और उन स्पर्म्स में से दो स्पर्म्स जो हैं उसको हम लैब डिश में रखते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है 2-5 दिनों में और उसके बाद उसको कुछ दिनों के बाद हम उसको मतलब या 4-5 दिनों के बाद हम उसी फर्टिलाइज्ड
ओवम को हम जो है वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट करा देते हैं। उसके बाद हम उसको प्रोजेस्टेरॉन के देते हैं टैबलेट्स वगैरह, ताकि वो मेंटेन कर सके उस प्रेगनेंसी को। इसका सक्सेस रेट 20% है। और इसके अलावा ये, लेकिन इसका ये फायदा नुकसान है कि ये बहुत महंगा प्रोसीजर है, और ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज हो जाए, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारे पास दूसरा है गेमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। इसमें हमने क्या करना है, ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए ओवेरियन को स्टिमुलेट करना है। इसके अलावा रिट्राइवल ऑफ एग्स, प्लेसिंग अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड एग्स डायरेक्टली इनटू द वुमेन्स fallopian ट्यूब। इसमें हम जो है fallopian ट्यूब के अंदर जो है हम रखते हैं स्पर्म और एग को। गिफ्ट डज नॉट अलाउ यूजुअल कंफर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसे विजुअल कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती। इसका सक्सेस रेट जो है वो 28% है, हायर देन IVF। दूसरा है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। इसमें ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबल embryo transfer is another variation of IVF. As with IVF, the actual fertilization take place in the lab dish. Fertilized eggs are placed directly in the fallopian tube. Success rate, इसमें हमने fertilized egg को fallopian tube के अंदर रखना है, ठीक है। इसका सक्सेस रेट जो है वो 29% है पर एग रिट्राइवल। ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज, मेल इनफर्टिलिटी, अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे इन केस ऑफ वेरिकोसील, जिसमें इलाजमेंट हुई होगी वेन की, जो कि टेस्टिकल से जारी होती है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कैन बी परफॉर्म ईदर विद पेशेंट्स और डोनर स्पर्म। जो हमने मेल के स्पर्म्स को डालना है फीमेल के अंदर, इन केस ऑफ उसके यूट्रस में अगर हम डालें, अगर इन केस ऑफ के फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अगर मेल के प्रॉब्लम है तो फिर हम डोनर के स्पर्म यूज किया जा सकते हैं। ART produces gift, IVF, ICSI. Donor semen should be free from, जो हमने डोनर का सीमन लेना है उसके अंदर उसको पहले टेस्टिंग करवा लेंगे कि उसके अंदर सेक्शुअली ट्रांसपोर्टेड इन्फेक्शन या फिर HIV उसको ना हो। So this was all about infertility. If you have any question, you can ask.